अस्सलाम वालेकुम क्लास। जी, पूछा गया कि मैं कैसा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आप लोग सुनाएं, आप लोग कैसे हैं? मैं असल में इंतज़ार अल्लाह कर का रहा हूँ कि शुक्र से। थोड़ी स्टूडेंट्स की जो है ना स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाए, फिर मैं लेक्चर शुरू करता हूँ। हाँ जी, जी सर। आप जो डिस्कशन मेरा हुआ था कल, ये आपके फाइनल ईयर प्रोजेक्ट से रिलेटेड, तो वो अभी तक हमारे डिस्कशन में यही बात आई है कि आपने जो जो टॉपिक जमा कराया ना, आप उस पर अपना थीसिस बना लो, उस प्रोजेक्ट को बना लो। जो उसका ये प्रोसेस है कि आपका डिफेंस और उसका फाइनल प्रेजेंटेशन वो इंशाल्लाह आपकी करवा के आपके उसी टॉपिक को हम क्लियर करवा लेंगे। तो आप टॉपिक चेंज ना करें, जो जो टॉपिक आप लोगों ने जमा कराया हुआ है उसी को आप कंप्लीट करें। नहीं, जो आप लोगों ने प्रोजेक्ट प्रपोजल जमा करवा दिए वो चेंज नहीं होगा। इस टाइम मौका ये है कि आप अब डॉक्यूमेंट पूरा कंप्लीट करें और उसको अपनी तरफ से सबमिशन की फॉर्म में ले आएँ, पूरा थीसिस की फॉर्म में। उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये हमारी तो कोशिश है कि आपको टाइमली डिग्री कंप्लीट करवा दें, आप ये सारे प्रोसेस टाइमली कंप्लीट करवा दें। सर पहले कभी थीसिस मतलब जमा वगैरह नहीं कराया ये इस तरह, तो सर कोई सैंपल वगैरह मिल जाए तो मतलब उसको देख के गाइडलाइन मिल जाए। ये आप अपने सीनियर से पूछ सकते हैं। मेरे पास अभी सिर्फ टेम्पलेट नहीं पड़ा, इसको टेम्पलेट कहते हैं, वर्ड का टेम्पलेट। तो आप अपने सीनियर से पूछ लें या जिस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे देखें, वहाँ पे वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। ओके सर। बेसिकली ये एडमिनिस्ट्रेटिव काम है, ये शाजी या फिर जो लैब इंजीनियर उनसे या फिर आपको वेबसाइट से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके सर। चलें, अब हम लेक्चर शुरू करते हैं। हमारे पास स्ट्रेंथ आना शुरू हो गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो आज का हमारा लेक्चर है वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में है। जो ह्यूमन रिसोर्स है मैनेजमेंट, उसके स्लाइड पे सवाल है जी, व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स एंड व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। Human resource are the people who make up the workforce of an organization, business sector, or economy. A human resource is a single person or employee within an organization. Human resource refer to all the people of that organization. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग काम करते हैं वो उसका ह्यूमन रिसोर्स काउंट होते हैं, उसका ह्यूमन रिसोर्स कहलाएंगे। इनको मैनेज करने की जो जिम्मेदारी लेगा और जो मैनेज करेगा वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में आएगा, और जो डिपार्टमेंट इसको मैनेज करेगा उसको ह्यूमन रिसोर्स एचआर डिपार्टमेंट कहेंगे, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। A human resource department, HR department of an organization, performs human resource management, that is, overseeing various aspects of employee such as compliance with labor laws and employment standards, administration of employee benefits, some aspect of recruitment and dismissal.
उसके बाद आ जाता है जी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज द स्ट्रेटेजिक अप्रोच टू द इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स। Human resource management is the strategic approach to the effective management of organization workers so that they help the business gain a competitive advantage. Commonly known as the HR department, it is designed to maximize employee performance in service of an employee's strategic objectives. HR is primarily concerned with the management of people within the organization, focusing on policies and systems. HR department are responsible for overseeing employee benefits, design, employee recruitment, training and development, performance appraisal and rewarding. मॉडल्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ये अब यहाँ से ऑनवर्ड जो हमारे लेक्चर की स्लाइड्स हैं वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के जो मॉडल्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। और जो पेपर का क्वेश्चन है वो आइडेंटिफाई एटलीस्ट 4 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मॉडल्स, जिसमें आपने उनकी सिर्फ हेडिंग्स लिखनी है, एक्सप्लेनेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। बाकी एक्सप्लेनेशन में आपको यहाँ पे समझा देता हूँ कि किस मॉडल का क्या मतलब है। Model of human resource management constitute a broad collection of features. In this section, we will discuss only some features silent for software engineering. सबसे पहला मॉडल है जी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक एंड प्रोएक्टिव स्टाइल। ये इस मॉडल के अंदर जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है वो जब भी अपने कोई वर्कर को हायर करेगा तो वो लॉन्ग टर्म होना चाहिए, उसको स्ट्रेटेजिकली प्लेस करना है, और प्रोएक्टिव इन स्टाइल, वो जो वर्क एनवायरनमेंट में जाए वहाँ पे वो प्रोएक्टिव हो, वो क्रिएटिव हो और उस काम को बेहतरीन तरीके से सर अंजाम दे, क्योंकि उससे हमने एफिशिएंसी निकालनी है उस डिपार्टमेंट की। HR planning is of great significance for manager responsible for locating and managing resources. Their duty include established number of staff, maximum utilization of personnel, development and education of employees, a projection of future staff needs. इसके बाद है जी अगला मॉडल वो है कमिटमेंट टू द ऑर्गेनाइजेशन, टू अप्रोचेस। Complete control through reliance or the rules governing employment, empowering employees with status and responsibility of quality production. Commitment to the organization. Real change is to shift employee attitude from mere compliance with rule at work to commitment and self-motivation. Skill is not much the technical qualification of employees, but their qualities in terms of attendance, flexibility, responsibility, discipline, identification with the company and work rate. अच्छा जी, जो ये वाला मॉडल है कमिटमेंट टू ऑर्गेनाइजेशन, इस मॉडल के अंदर जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की टीम है वो इस चीज़ का मेक श्योर करती है कि सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल बेनिफिट ना देखा जाए किसी एम्प्लॉय का कि इसके पास ये टेक्निकली ये स्किल सेट है और इसको हमने इस्तेमाल करना है। इसकी बजाय उसको और ऐसे बिहेवियर्स पे जज किया जाए जो कि कंपनी की अच्छी परफॉर्मेंस में इन्वॉल्व होते हैं। मिसाल के तौर पे उसकी अटेंडेंस कैसी है, वो कितना फ्लेक्सिबल है अपने काम करने में, दूसरों को हेल्प आउट करने में, वो रिस्पॉन्सिबल है जो उसको टास्क दिया है, जो उसने जिम्मेदारी के साथ पूरा किया है, डिसिप्लिन है, वक्त पर अपना काम खत्म करता है, आइडेंटिफिकेशन विद कंपनी को आइडेंटिफाई करता है, मतलब उसको रिप्रेजेंट अच्छे तरीके से करता है, और उसका वर्क रेट क्या है। अच्छा जी, उसके बाद जो हमारे पास अगला मॉडल है वो है सेल्फ मैनेजमेंट। Self management is a form of organizational management based on self-directed work process on the part of an organization's workforce. जो self management है इसमें पहले मैं इसको स्लाइड को कंप्लीट कर लूँ। There are two variations of self management. All the workers manage the enterprise directly through assemblies. Workers exercise management function indirectly through the election of specialist managers. The goal of self management are to improve performance by granting worker greater autonomy and in their day-to-day operation, boosting morale, reducing alienation,
and when paired with employee ownership, eliminating exploitation. बेसिकली जो सेल्फ मैनेजमेंट है इसके अंदर कंपनी अब किसी एक एम्प्लॉय को फोर्स नहीं करेगी कि वो कलेक्टिवली किसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करें, क्योंकि कंपनी चाहती है कि जिस बंदे को जो टास्क दिया गया है वो सिर्फ उसी में अच्छा हो और उसके अंदर वो अच्छी परफॉर्मेंस दे। तो उसको ऑटोनॉमी दी जाएगी, उसको थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी कंपनी की तरफ से दी जाएगी, लेकिन वो मैयर्ड फ्लेक्सिबिलिटी है। जो उसको टास्क मिले हैं अपने स्किल सेट को वो इस्तेमाल करते हुए उन टास्क को बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करे, उससे उसी की पूछगिछ होगी। सेल्फ मैनेजमेंट के मॉडल के अंदर जो ह्यूमन रिसोर्स की टीम है वो इस चीज़ का ख्याल रखती है। उसके बाद आ गया हमारे पास यूनिटरी पर्सपेक्टिव। पहले मैं इसकी जो थ्योरी है वो पढ़ देता हूँ, फिर मैं कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। The unity perspective is based on the assumption that the organization is an integrated part of people with single authority, loyalty structure, and a set of common values, interests, and objectives shared by all members of the organization. Management prerogative is regarded as legitimate, rational, and accepted, and any opposition to it is seen as irrational. There is no conflict between the interest of those supplying capital to the enterprise and their managerial representative and those contributing their labor. The underlying assumption of this view is that the organization's system is in basic harmony and conflict is unnecessary and exceptional. Management clings to the use to this view because it legitimizes its authority role by projecting the interests of management and employee as being the same as the emphasis management's role of government governing in the best interest of organization as a whole. It reassures managers by confirming their conflict where it exists is largely the fault of the government rather than the management. अच्छा जी, जो यूनिटरी पर्सपेक्टिव है इसके अंदर एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड कर दी जाती है और जो यूनिट है वो जिम्मेदारी रखती है अपनी अच्छी परफॉर्मेंस की। उस यूनिट के अंदर जितने भी वर्कर्स होंगे उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ उस यूनिट की बेस्ट परफॉर्मेंस है। अब यूनिट्स के अंदर अगर कॉन्फ्लिक्ट आते हैं तो वो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने के प्रोटोकॉल्स एग्जिस्ट करते हैं और यूनिट के हेड्स की जिम्मेदारी है कि वो कंपनी की अगली या फ्यूचर ग्रोथ के ऊपर काम करें, लेकिन यूनिट के अंदर जो एम्प्लॉई हैं, जो काम करने वाले हैं, उनका सिर्फ और सिर्फ फोकस उस यूनिट की अच्छी परफॉर्मेंस में है। ये मॉडल जो है वो आपके पास वहाँ पे ज़्यादा काम आते हैं जहाँ हमारे पास लेबर को मैनेज करना, ज़्यादा लेबर को मैनेज करना होता है। इंडस्ट्रियल जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर, जो कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन है उसमें, या फिर मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। इसके बाद हमारे पास जो आखिरी मॉडल है वो है फ्लेक्सिबल वर्क रोल। मेरे ख्याल में इसके बाद हमारे पास अभी दो रहते हैं। जो फ्लेक्सिबल वर्क रोल है, पहले थ्योरी पढ़ लेते हैं फिर उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। आइडिया बिहाइंड फ्लेक्सिबल वर्क रोल इज दैट rather than the organization being centralized with job roles formally defined, the role should be flexible with devolution of decision making and a fluid organizational structure. Four main characteristics of the management structure of well-established firms are motivation, retain technical talent, decentralization, looser authority structure, and matrix organization. जो फ्लेक्सिबल वर्क रोल है ये उस सिनेरियो में इम्प्लीमेंट होता है जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का स्केल ग्लोबल लेवल पर हो और उसने ग्लोबली ऑपरेट करना हो, जिसका हेडक्वार्टर सिंगापुर या अमेरिका में हो सकता है, लेकिन उसके जो आउटलेट्स हैं वो या उसकी जो फ्रेंचाइजीज हैं वो मुख्तलिफ मुल्कों के बड़े शहरों के अंदर मौजूद हैं। सॉफ्टवेयर हाउसेस के अंदर भी ऐसा ही स्ट्रक्चर देखा गया है जहाँ पे हेडक्वार्टर्स अमेरिका या सिंगापुर में है और उसके जो फ्रेंचाइजीज हैं वो इंडिया या पाकिस्तान में बने होते हैं। इसके अलावा जो खाने पीने के अंदर मैकडॉनल्ड और केएफसी, उनमें भी ये देखा गया है। अब इसमें फ्लेक्सिबिलिटी लाना ज़रूरी है। गाइडलाइंस और पॉलिसीज़ जो है वो हेडक्वार्टर्स की तरफ से इशू कर दी जाती हैं, उन्हीं की बेस पे जो फ्रेंचाइज के मैनेजर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस वैल्यूएट होती है, लेकिन फ्रेंचाइज का जो मैनेजर है उसको ये फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती है कि वो रीजनली जो बेस्ट पॉलिसीज हैं उनको डिज़ाइन करके इम्प्लीमेंट कर सके। मिसाल के तौर पे अगर हम देखा जाए सॉफ्टवेयर की सिनेरियो में, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हायर करने की जो जिम्मेदारी वो मैनेजर्स को दे दी जाती है। मैनेजर्स सैलरी नेगोशिएट करेंगे, परफॉर्मेंस उसकी नेगोशिएट करेंगे, लेकिन वो टारगेट अपने हेडक्वार्टर से लेंगे। जबकि जो खाने पीने वाली एनवायरनमेंट है, केएफसी, मैकडॉनल्ड, उनके मैनेजर्स भी इसी तरह ऑपरेट करते हैं कि उनको ऊपर से गाइडलाइन आती है, गाइडलाइंस की बेस पर उनकी परफॉर्मेंस मैनेज होगी, परफॉर्मेंस मेजर होगी, लेकिन वो लोकली अपनी पॉलिसीज़ बना सकते हैं जो कि उनको टारगेट अचीव करने में हेल्प कर सकें।
फिर आखिरी हमारा जो मॉडल है वो है जी हमारे पास मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। जो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स है, इसके अंदर जो HR डिपार्टमेंट है वो ये मेक श्योर करता है कि कम से कम लोगों से मैक्सिमम काम करवाया जा सके। जो कम से कम लोग हैं वो एक या एक दो लोग होंगे, लेकिन वो काम मल्टीपल लोगों का कर रहे होंगे। मिसाल के तौर पे अगर आप नया सॉफ्टवेयर हाउस शुरू करते हो, आप अकेले ही हो, तो आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी करोगे, सॉफ्टवेयर मार्केटिंग भी करोगे, आप सपोर्ट सर्विसेज भी दोगे, आप उसका अकाउंट्स भी सारा मैनेज करोगे। लेकिन जब आपका सॉफ्टवेयर हाउस ग्रो करता है और आप बिजनेस के अंदर रेवेन्यू ज़्यादा हो रहा है, तो फिर आप इनके सेपरेट डिपार्टमेंट्स बना लोगे। तो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स की थ्योरी है कि ह्यूमन रिसोर्स यूटिलाइजेशन इज द एक्सटेंट टू विच अवेलेबल ह्यूमन रिसोर्सेज are deployed effectively for the maximum achievement of individuals, collective and organizational goals and objectives। तो एग्जांपल मैंने आपके साथ शेयर कर लिया है। क्लास यहाँ पे हमारा लेक्चर एंड होता है। मैं आपके साथ ग्रुप के अंदर दो लिंक, बल्कि दो नहीं, एक लिंक शेयर कर रहा हूँ। वो जो लिंक है वो चैनल का है। ये चैनल का लिंक आपसे पहले भी शेयर किया गया था। अभी जो चैनल का लिंक है ये शॉर्ट फॉर्म में नहीं है, और मुझे शॉर्ट फॉर्म का लिंक बनाने के लिए 100 सब्सक्राइबर्स चाहिए। तो मैंने बाकी क्लासेस से भी रिक्वेस्ट किया है। मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूँ कि इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे पास जब 100 सब्सक्राइबर हो तो मैं शॉर्ट लिंक की रिक्वेस्ट कर लूँ गूगल से। यहाँ पे लेक्चर एंड हो गया। आप लोगों ने कुछ पूछना तो आप पूछ लें, नहीं तो फिर मैं सेशन एंड करूँ। सर इसका क्वेश्चन अगर आएगा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, तो सर ये जितना आपने पढ़ाया सारा हमें लिखना पड़ेगा, ये जो मॉडल में पढ़ाया आपने? मैंने आपको मॉडल के अंदर बताया है, ये सवाल है आइडेंटिफाई एटलीस्ट 4 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मॉडल्स। आपने सिर्फ 4 के नाम लिखने हैं। यहाँ 4 हैं या 4 से ज़्यादा हैं, मैं आपको गिनवा देता हूँ। ये होगा जी आपका, पहला हो गया लॉन्ग टर्म, दूसरा हो गया कमिटमेंट, तीसरा हो गया आपका सेल्फ मैनेजमेंट, चौथा हो गया आपका यूनिटरी पर्सपेक्टिव, पांचवा हो गया आपका फ्लेक्सिबल वर्क रोल्स, उसके बाद आपका छठा हो गया मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। 6 है यहाँ पे। इनमें से कोई 4 के नाम आपने लिखने हैं। ये हो गया आपका पेपर का सवाल मॉडल से रिलेटेड। और जो ह्यूमन रिसोर्स और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, ये 2 स्लाइड्स हैं, बल्कि 3। ये ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होती है। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स एंड व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ये इन 3 स्लाइड से आएगा, 28, 29 और 30 से। चलें ठीक है स्टूडेंट्स, मैं अब सेशन एंड करता हूँ। अल्लाह पाक आपको, आपके घर वालों को अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे। ये मुश्किल वक्त है, इस मुश्किल वक्त में आपने नाउम्मीद नहीं होना। आप तो मुझे और बाकी क्लास फेलोज़ को, अपने रिश्तेदारों को दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। हम फिर इंशाल्लाह कल मुलाकात करते हैं, और कल फिर हम आगे जो है वो क्लास जो सेक्शन है वो कंप्लीट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।